हेलो फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के महासंग्राम बैच में आपका स्वागत है। हम आज से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की ट्राइब्स वाली यूनिट प्रीलिम्स की यूनिट 10। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, तो पहला हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? मध्य प्रदेश में जनजाति, सामान्य परिचय, भौगोलिक वितरण व जनसंख्या। सिलेबस देखा है? सिलेबस देखा है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस है तुम लोगों के पास? तो पहला यही टॉपिक है, एक बार खोल के लो सिलेबस क्या है। तो करें फिर स्टार्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है जनजाति। जनजाति क्या होती है? जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह है जो वर्तमान में भी विकास के सोपान पर पिछड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब जनजाति को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि जो विकास सोपान पर पिछड़े हुए हैं। ठीक है ना, मैं तुमको सारी चीजें यहीं याद करवाती हुई चलूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुमको आते हैं, चीजें तो पता है। हमारा मेन क्या काम है? फैक्ट हमको याद करना है। ठीक है, तो बेसिक एक क्या हो गया कि जनजाति क्या होती है? जो विकास के सोपान से पिछड़ी हुई। अब अगर हम ऑथेंटिक डेफिनेशन पे जाएंगे या हमारे संविधान के हिसाब से हम जाएंगे तो क्या बोला जाता है संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में? 366(2)(5). ठीक है, उसमें क्या बोला गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(2)(5) के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है, पहली बात इस अनुच्छेद की करते हैं। इस अनुच्छेद में उसने क्या बोल दिया? डेफिनेशन बता दी। क्या कि जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समूह से है, समूह के अंशों और समूह से है। कौन से जनजातीय समूह और अंशों से? जिसका उल्लेख इस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। बात समझ में आई? अगर हमसे कहा जाए कि डेफिनेशन काय में दी है, किसकी? जनजाति की डेफिनेशन, जनजाति क्या होती है, तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 366(25). ठीक है, और अगर हमसे पूछा गया कि अनुसूचित जनजातियों में कौन सी जनजाति या किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में रखा जाएगा, वो कौन से आर्टिकल में दिया है? यहाँ तक बात क्लियर है? याद रहेगा? एक बार इसको पूरा पढ़ ले, फिर मैं इसको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, अनुसूचित शब्द अंग्रेजी भाषा के शेड्यूल शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ सूची होता है। अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। तो अब ये सूचीबद्ध कौन करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है, एक शेड्यूल जिसको सूचीबद्ध करना, तो ऐसे ना नंबर ऑफ कास्ट उसके अंदर डली हुई है। किसके अंदर? शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। सिमिलर चीज एससी के साथ चलती है, पता है? उसको भी उसमें डाल के रखा है एक सूचीबद्ध तरीके से। ठीक है, तो वो जो सूची है वो इस आर्टिकल के तहत बनी है, और जनजाति कौन होगी वो ये आर्टिकल बताता है। वर्ष 1950 में जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण हो अनुसूचित जनजाति कहा गया। ठीक है, तो 1950 में संविधान आया। संविधान कब आया? 1950 में ही आया ना। तो 1950 में आया, तो बस वही वाली बात है कि उसको सूचीबद्ध करा और उसको क्या कहा गया? अनुसूचित जनजाति कहा गया। आर्टिकल याद हुआ क्या? 366 क्लॉज 25 और 342 क्लॉज 1। एक कौन सा आर्टिकल था जो परिभाषा बताता है? 366(25) याद करवा रही हूँ, रट लो। ठीक है, और ये किसमें बताया गया है कि एसटी में कहाँ पे कौन सी कास्ट आएगी? 342 क्लॉज 1। भूलोगे तो नहीं? क्लियर है?
और कब डिसाइड हुआ, तो अब इसमें लॉजिक लगा लेना कि संविधान जब आया उसके बाद ये अस्तित्व में आई। ठीक है, तो जनजाति तो पहले भी थी, पर सूचीबद्ध वाला तरीका कब आया, जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, क्लियर है ये बात। चले नेक्स्ट पे। अब देखो, किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। कब बनाएगी, चंदा समिति या संदा कमेटी बनाई गई 1960 में, जिसने 5 मानक निर्धारण किए कि किसको हम जनजाति में रखेंगे। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि हमको शेड्यूल ट्राइब के लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट बनानी है इस आर्टिकल के तहत, और उसके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स डालनी है। अब आपको एक पैरामीटर भी तो सेट करना पड़ेगा ना, कि किस बेसिस पे आप उनको ये बोलोगे कि वो जनजाति है। तो एक कमेटी बनी 1960 में। ठीक है, एक कमेटी बनी, क्या नाम है कमेटी का, ध्यान रहेगा, बस दिमाग में लेते हुए चलना, अपन लास्ट में फिर पूरा रिवीजन मार लेंगे। ठीक, कंटिन्यू करूं कि पहले लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं आप तो ठीक, तो उसने 5 पैरामीटर सेट कर दिए। पहला क्या बोला, भौगोलिक एकाकीपन, अलग पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग। हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ रखा है कि पहाड़ी क्षेत्र, जंगल में रहने वाले लोग, उसको हम ट्राइब्स बोलेंगे, यही सुन रखा है हम लोगों ने। तो एक उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया कि भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, विशिष्ट संस्कृति। अब आप किसी पर्टिकुलर को किसी भी उसमें आप सेट करोगे तो आप संस्कृति भी डिफाइन करोगे ना उसकी, कि अलग संस्कृति होना चाहिए, उनकी खुद की अपनी एक संस्कृति है ना, उनके खुद के क्या चलते हैं, तीज त्योहार चलते हैं, विवाह पद्धतियों में डिफरेंस है ना, कुछ सिमिलर है हिंदू धर्म से, कुछ किसी और धर्म से सिमिलर है। ठीक, फिर आदिम जाति के लक्षण। आदिम जाति मतलब पुरानी, जैसा बोल सकते हैं आदि मानव बोल सकते हैं, आदि मानव ज्यादा पुराना हो जाएगा, पर आदिम जाति के लक्षण से का कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो अभी की लाइफ है, अभी के ट्रेंड के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो। आप कैसे चल रहे हो, अपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, विकास के सोपान से पिछड़ा हुआ, कम जुड़े हुए है ना। तो एक पैरामीटर उन्होंने नहीं बताया, अभी 1960 की बात है ना, आज अपन 2024 में है, चीजें बदल गई है काफी, है ना। फोर्थ उसने क्या बोला, पिछड़ापन, वही एजुकेशन वाइज, सोशली, इकोनॉमिक। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में रहेगा। और संकोची स्वभाव। अब आप इन चीजों से कितने सामाजिक, आर्थिक और उससे वो हो तो क्या होगा, स्वभाव आपका संकोची होगा, पिछड़े हो तो होगा ना बेटा। विकास हो गया तो ऑटोमेटिक सोच में परिवर्तन आ जाएगा। एजुकेशन मिला है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, याद हो रहा है, दिमाग में रहेगी चीजें, ठीक है, क्लियर है। क्या बोला, यहीं पे एक बार बोल लेते हैं, कौन सी कमेटी बनी ठीक है, और कितने पैरामीटर सेट किए, कौन कौन से बोल लो, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, ठीक है, ध्यान रहेगा। अभी लास्ट में अपन लोग, फिर तुम अभी, क्योंकि तुम अभी रिसेंट में देख रहे हो, फिर भूलोगे, फिर करते हैं आगे बात। हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति। पहला क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी, ठीक है, थी, अभी कितनी है, ठीक है, अभी रिसेंट में कितनी कर दी है, ये होगी वर्तमान स्थिति में, ठीक है। और 3 कौन सी जनजाति 2003 में हटाया गया है, ठीक है, जो यहाँ लिख लेते, ठीक है, इनको कब उसमें से हटाया, 2003 से, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी हो गई, ठीक है। 3 जनजातियां भेगा, भारिया और सहारिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पेटी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये तो पता होगा। क्या 3 जनजाति जिनको अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में वो करा है,
भोइगा, भारिया और सहारिया। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जनजातियों की विशेषता एक बार अपन थोड़ा रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, ये जनजातियां आज भी सभ्यता से काफी दूर है और दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। हमने क्या बोला, वो चंदा समिति ने क्या बोला था कि क्या होना चाहिए, भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सभ्यता से काफी दूर, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, ये विशेषता हो गई। ये प्री के हिसाब से नहीं, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर क्या है, ये मुख्यतः निग्रोटो और प्रोटोस्टेलाइट की प्रजातियों से बनी है, ये समझते हो? देखो, तुमको ये पता है जैसे प्रजातियां होती है जानवरों में से इंसानों में भी प्रजाति है, कौन कौन सी है? अरे ऐसे प्रजाति पे क्यों जा रहा है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसको भी है ना, ये नाम बोल रही है, तो इसके पर्टिकुलर हमने नाम डिफाइन कर रखे हैं। जैसे इसमें क्या है, निग्रोट, प्रोटोस्टेलाइट, ये दिया है, तो ये प्रजातियां है हमारी। हम लोग क्या में आते हैं? अरे होमोसेपियन, तुम बायोलॉजी पे क्यों जा रहे हो? हम प्रोटोस्टेलाइट में आते हैं, ऐसे समझना। समझाओ, पता है कि नहीं मैं ये पूछ रही हूँ? देखो, 4 प्रकार की चीजें हैं। एक हो गया प्रोटोस्टेलाइट, एक हो गया निग्रोट। पहले इस पे बात कर लेते हैं। प्रोटोस्टेलाइट कौन? अपने नॉर्थ इंडिया वाले लोग। अपन लोग अगर देखें, हमको समझ में आता है डिफरेंस चेहरों में, पर अगर कोई दूसरा देखेगा ना तो सब अपनों को एक जैसा समझेंगे। सिमिलरिटी है नहीं है, बनावट चेहरे की, है ना? अपन लोग बोलते हैं ना जो फिजिकल अपीयरेंस। एक होता है मंगोलाइट्स। ठीक है, मंगोलाइट्स कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे अपने। ठीक है, ठीक है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, और अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, और क्या हो जाएगा, और इस नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वाले लोग, वो मंगोलाइट्स प्रजाति हो गई। वो लोग एक जैसे दिखते हैं, बात समझ आए प्रजाति से। फिर एक होती है काकेशियस। काकेशियस का जो यूरोप वाले बेल्ट में या फिर अमेरिका वाले बेल्ट में रहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो प्रजाति को बोलते हैं काकेशियस। ठीक है, और निग्रोइड्स कौन सी वो प्रजाति हो गई जो अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका वाले लोग भी अपन देख के पहचान जाते हैं कि नाम पूछ के आते हो? हाँ, अभी क्लियर है कि कंफ्यूजन है? तो हमारे मुख्यतः ये इन प्रजातियों से बने हुए लोग हैं, और हम लोग कौन से हैं? प्रोटोस्टेलाइट है। साउथ वालों को भी देख के बोल लेते हो ना कि साउथ वाले हैं, तो हम फिजिकल अपीयरेंस से ही बोल रहे हैं ना कि हमने उनसे बात करी। देख के बात तो बाद में करोगे, पहले तो फिजिकल अपीयरेंस ही रहेगा ना किसी का भी। ठीक है, तो एक विशेषता क्या हो गई कि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रजाति से बिलोंग कर सकते हैं, या तो निग्रोइड्स हो सकते हैं या प्रोटोस्टेलाइट, दिमाग में रखते हुए चलना। ठीक है, फिर क्या बोला, ये विशिष्ट जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे भील जनजाति है तो भीली बोलती है, गोंड है तो गोंडी में बोलते हैं, उनकी बोलचाल अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, ये प्राचीन धर्म को मानती है, बहुदेववादी होती है, भूत प्रेतों की पूजा पर बल देती है। कुछ उनके अलग भगवान है, कुछ हमारे हिंदू धर्म के भगवानों को भी पूछते हैं। जैसे नाम पढ़े होंगे हमने, बूढ़ा देव, ठाकुर देव। ठीक है, फिर क्या, ये परंपरागत कार्य करते हैं। मेन पॉइंट से देखो, तुमको याद नहीं हो जाएगा। हाँ, जैसे पुरातन पद्धति से कृषि करना, वनोपज का संग्रह करना, शिकार करना, मछली पकड़ना जैसे कार्य करती है। हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले क्या, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। सेकंड पॉइंट बोलते जाओ। ठीक है, और परंपरागत कार्य करते हैं। परंपरागत कार्य में क्या हो जाएगा, वनोपज का संग्रहण। अब जंगल में रहते हैं तो उनको औषधि और उसका नॉलेज होगा। ठीक है, होगा ना, शहरी लोगों से ज्यादा नॉलेज उनको होगा। ठीक है, तो
वो सारे काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेश। ये याद कर लेना, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या करा, जनजाति के जो मध्य प्रदेश में जनजातीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? चार भागा है, ठीक है। एक हो गया क्या, पूर्वी जनजातीय प्रदेश, एक हो गया पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, एक हो गया उत्तरी जनजातीय प्रदेश, और एक मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं तो कहाँ कहाँ पे आ जाएगा? ये पूर्वी वाला बेल्ट हो जाएगा पूरा, है ना? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला बेल्ट हो जाएगा ना पश्चिमी, इधर है ना जनजाति। फिर क्या हो जाएगा, कौन सा बेल्ट? और दक्षिण में ये वाला बेल्ट ना, बालाघाट डिंडोरी वाला बेल्ट, ठीक, ध्यान रहेगा। अब अपन इसमें वो देख लेते हैं कौन से जिले में कौन सी के बेल्ट में और कौन सी जनजाति आती है, ये याद करने की वो है, ठीक है। पहले कौन सी बात करेंगे, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। पूर्वी मतलब अपना कौन सा वाला बेल्ट हो गया, बघेलखंड साइड वाला बेल्ट, यही होगा। तो कौन कौन से जिले आ गए संबंधित जिले? शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, कटनी, ठीक है। और जनजाति कौन कौन सी होगी प्रभु? गोंड, कोल और बेगा। कौन कौन सी होगी? गोंड, कोल और बेगा, ठीक है। पश्चिमी जनजाति में जाएंगे तो अभी हमने मैप में देखा था, तो कौन सा बेल्ट था? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम। करता है ना मंदसौर और रतलाम भी कवर कि नहीं करता, है ना? सेंटर भी है इसलिए मेंस का, ठीक है। और जनजाति कौन सी हो गई? कोरकुआ कुछ बट है, ठीक है। फिर अब उत्तरी जनजाति प्रदेश में गए तो उत्तरी जनजाति प्रदेश कौन सा आएगा? शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, गुना। और जनजाति कौन सी है? सहरिया, इकलौती। और मध्य या दक्षिणी जनजातीय प्रदेश में जाएंगे तो कौन सा जाएगा? डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, हरदा, बालाघाट। और जनजाति कौन सी हो जाएगी? गौंड, भारिया, कोरकू, प्रधान और बेगा। कोरकू पश्चिम का आता है, कुछ में है, ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा में जाएंगे तो यही वाला बेल्ट पकड़ेंगे हम, है ना? ज्यादा किधर है? अपने दक्षिण वाले बेल्ट में, ठीक है। कोरकू का कुछ पार्ट पश्चिमी क्षेत्र में भी कुछ कोरकू रहते हैं। तुमको है ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आंसर में कोरकू भी आएगा। अधिकतम दक्षिण में, हाँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखना ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तुमको, ठीक है। अरे यार, कौन सा क्षेत्र बोला? पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। तो कौन कौन सी, इधर मत देखना, कौन कौन सी जनजाति वो करती है निवास पूर्वी क्षेत्र में? गोंड, कोल और, ठीक है। तो अपना ये वाला बेल्ट आ जाएगा क्या? और थोड़ा ऊपर लूं, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये ले ले, ठीक है, ये कर लिया। कौन कौन सी हो गई? गोंड, कोल और बेगा आएगा ना, बेगा इधर भी आएगी नीचे, ठीक है। अब पश्चिमी जनजाति पे जाओगे ये वाले बेल्ट में तो कौन सी हो जाएगी?
भील भिलाला, कोरकू। उत्तरी में की हो गई कौन सी? सहरिया। ठीक है। और ये वाले बेल्ट में कौन सी हो जाएगी? मेन हो जाएगी गोंड, भारिया और कोरकू और बेगा, है ना। ये मेजर मेजर ट्राइब्स है। फिर अदर ट्राइब्स दूसरे जो है वो अपन पढ़ेंगे, छोटी मोटी वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि फिर से एक और बार रिपीट कराऊं? हाँ, तुम लोग बोल देना। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन सेंसस के हिसाब से इनकी स्थिति मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या है कुल जनजाति कितनी पॉपुलेशन जनजाति की मध्य प्रदेश में? 80। ठीक है, 1,53,16,784। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.09%। ठीक है, अब अगर हम मध्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा नंबर पे है? प्रथम। और प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। ठीक है, कितनी हो गई पॉपुलेशन? ठीक है, परसेंटेज कितना है? ठीक है, ये ध्यान रख लो। आयोग है, इजी पे भी जा सकता है बहुत ज्यादा, उसके कोई भरोसे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जनजाति लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? ठीक है, ये 784 जा रहा है, इधर 984 जा रहा है। क्या? और वो 784 तो मैं इधर से बता रही हूँ दिमाग में रखने के लिए। एमपी की नहीं बात करी है ना, अभी सिर्फ अपन एसटी की जनजाति प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी है? 984। लिंगानुपात समझते तो हो ना, कितनी महिलाओं की संख्या। ठीक है, और सबसे ज्यादा जिले का है बालाघाट जिले में। ठीक है, 1000 पुरुष पे 1050 महिलाएं हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला तो हो जाएगा कौन सा? धार। ठीक है, ध्यान रखना। करते हैं, रुको इसको रिवाइज। क्या हो गया? नहीं जरूरत? कितना प्रतिशत है? परसेंटेज लगाएंगे तो 21.09%। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 984। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? कितना है? 1050। देख लो, यही भूल रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ याद कि नहीं हुआ? कौन सी कमेटी बनाई थी? करते हैं ना लास्ट में, पूरा कर दूं फिर करवाऊंगी, मजा तो आएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भिंड। फिर अगर अपन जाएंगे जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से सिर्फ जिला अलीराजपुर। कितना हो गया? 89%।
ठीक है। अंतिम जिला में जाओगे तो भिंड, जहाँ पे कितनी है, सिर्फ 0.4% जनजातियां हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दशकीय वृद्धि अगर अपन देखें तो वो कहाँ पर है, छतरपुर में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि देखे मतलब मंदसौर। दशकीय वृद्धि समझते हो? 10 साल में हाँ ठीक है, तुम समझते हो, उसको पूछ रही हो। हाँ समझ गए, ठीक। अब इसको देख लो, न्यूनतम जनजाति प्रतिशत कहाँ पर है, कितना है, ठीक है। फिर न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है, भिंड में, ठीक है। जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से जिला कौन सा, ठीक है। और दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई सबसे ज्यादा, छतरपुर जिले में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ देखी गई, चलो मंदसौर में, ठीक है, याद रहेगा। अब ये देख लो, विशेष रूप से कमजोर पिछड़ी जनजाति समूह, ठीक है। अब इसकी भी एक डेफिनेशन, एक मापदंड तय करा है। किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु तो निम्नलिखित मानदंड है। वनों पर निर्भर आजीविका, पहला मापदंड, क्या आपकी आजीविका किस पर निर्भर करेगी, वनों पर। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कृषि की पुरातन पद्धति, वही पुरानी पद्धतियां यूज करना, ठीक। स्थिर या घटनी जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। साक्षरता का निम्न दर, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास, लगभग पॉइंट सिमिलर ही है जो चंदा समिति ने बोला था जनजातियों के लिए, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए भी लगभग सिमिलर चीजें ही है। पहली बार 1973 में भारत सरकार द्वारा गठित देबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आदिम जनजाति नाम से एक अलग श्रेणी बनाई, जिसका वर्ष 2006 में नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या पीवीटीजी कर दिया गया। ये लिखना हो तो लिख लो, ये पॉइंट देबर आयोग भूल मत जाना, ठीक है। विजिबल है कि कब बना था देबर आयोग, 1973 में भारत सरकार ने बनाया था। तो उसने एक अलग श्रेणी बनाने की वो कही थी, जिसको क्या नाम दिया था, आदिम जनजाति, और जिसका 2006 में नाम बदल के क्या कर दिया गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कौन कौन सी जनजाति इसमें है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं, अपनों को नाम याद नहीं करना है। लिखेगा हो गया। अब ये देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, क्योंकि ये प्री में अभी तो आए नहीं है पर आ सकते हैं। 2 आर्टिकल तो हो गए याद, कौन कौन से, आराम से एक एक करके, क्या बोलो, 367 क्लॉज 25, हाँ वो क्या बोलता है, परिभाषा होती है, ठीक है, फिर पीछे लिखा है, हाँ बोल नहीं बोल। फिर क्लॉज 342 सॉरी आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में बोला है कि शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन सी ट्राइब्स आएगी, ठीक है, ये लिखा तो है पीछे, ठीक। क्या बोल रहा है, वही आ गया आर्टिकल अनुच्छेद 366 क्लॉज 25। क्या बोल रहा है, अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजाति या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजाति के भाग से है या समूह से अभिप्रेत है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति में समझा जाता है। परिभाषा बता रहा है कि 342 के अंदर जो अनुसूचित जनजाति क्या, जिनके प्रायोजन किए गए, किसके, जनजाति समूह के भाग या समूह को अभिप्रेरित किया है, किसके अंदर, इसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति
बोलेंगे किसके तहत? इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 366 25 के तहत। और वो अनुसूचित जनजाति है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ठीक है, अब यहाँ देखना आर्टिकल 342, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां उसके राज्यपाल से परामर्श, ये पॉइंट ध्यान रखना, राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समूह अथवा जनजातियों या जनजाति समूह के भाग या उनके समूह को विनिर्देशित कर सकेगा। आर्टिकल 342 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? संघ, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अपना मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपको किसी जनजाति को किस में डालना है? जैसे अपनों ने क्या पढ़ा अभी स्टार्टिंग में, 46 जनजातियां थी मध्य प्रदेश में, जिसमें से अब 43 हो गई। तो क्या हुआ, 43 में से 3 को हटा दिया गया, है ना। तो ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो। तो अगर ऐड करना है तो इस आर्टिकल के तहत ऐड होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है, कौन करेगा? किसके परामर्श से? ठीक, उस स्टेट के राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति क्या कर देगा? इस अनुच्छेद के तहत उसको ऐड ऑन कर देगा। शेड्यूल का मतलब ही होता है लिस्ट, ये समझते हो कि नहीं समझते? तो उस शेड्यूल या उस लिस्ट में उस पर्टिकुलर कास्ट का नाम जोड़ दिया जाएगा। एससी में भी यही चलता है, इसलिए नाम उसका शेड्यूल कास्ट है। ऐसा होता है, ये पता है? उसमें ना लिस्ट में नंबरिंग की हुई है, तो उस नंबरिंग में होता है कि कौन सा नंबर पे आपकी पर्टिकुलर कास्ट आती है। कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आप इस कैटेगरी में इस कास्ट का नंबर उसके अंदर शेड्यूल, हाँ वही बोल रहे ना कि वो लिखा होता है, मेंशन किया रहता है। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हो तो, और फिर 2 चीजें हैं, अगर आप सेंट्रल पे जाओगे तो सेंट्रल, अगर सेंट्रल में वो कास्ट नहीं आ रही है और स्टेट में वो कास्ट का मेंशन किया हुआ है, तो आपको फिर उधर में क्या करना पड़ेगा? जनरल पे जाओगे आप, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया यार। नेक्स्ट उस पे चले। अब सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान, एक तो हो गया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या बोल रहा है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का परिच्छेद। ये एकदम स्पेसिफाइड सिर्फ ट्राइब्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, ये अस्पृश्यता का भी अंत, अगर आपसे किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ना, छुआछूत, अनटचेबिलिटी वाला, तो वो कौन सा, उसका अंत कौन से आर्टिकल के तहत कर रहा है? आर्टिकल 17। फिर आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? मानव दुर्व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सबके लिए आ जाएगा, कॉमन, सिर्फ पर्टिकुलर अनुसूचित जनजाति की बात नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया? अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है? कारखाने आदि में बालकों के नियोजन, बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 2 ख क्या बोल रहा है? सामाजिक कल्याण सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभावों के लिए खोलने का उपबंध। ये बात समझ में आई? मतलब अगर कोई भी सार्वजनिक प्रकार का क्या है, हिंदुओं की धार्मिक संस्था या हिंदुओं के किसी भी वर्ग को वहां आने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ हिंदुओं से मतलब यह है कि आप जैसे कैटेगरीज में बटे हो, तो आपको उस बेसिस पे क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना। अगर आपका उस बेसिस पे भेदभाव होता है तो ये आर्टिकल है, और ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको जाने नहीं दिया, तो ये क्या हो गई उनकी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गई उनकी, कि समाज उनको, ये तो भैया मंदिर में नहीं आना अलाउ कर रहे, तो कौन सा आर्टिकल बोलेगा? रिवाइज करें क्या आगे के बताओ, करा दूं? नहीं, ये हाँ देख मेरी बात सुन, ये उन सबके लिए है जिनके ऊपर सामाजिक पिछड़ापन के कारण या सामाजिक भेदभाव होता है। कुल मिला के बात ये है, जिसके साथ सामाजिक भेदभाव होगा, ठीक है, उसमें सब वो सब आ जाएंगे। चाहे आप क्या बोल सकते हो,
कास्ट मैटर नहीं है बेटा, हमारे यहाँ भेदभाव हम अपाहिजों से भी करते हैं जो मेंटली हैंडीकैप या स्पेशल लोग होते हैं, हम उससे भी करते हैं। तो उसके लिए भी ये आर्टिकल काम का है, क्योंकि उसमें सबको इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ कास्ट वाइज नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए। ठीक है, होगा याद के करवाऊं? ठीक है, आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है? और अनुच्छेद 25 2ख क्या बोल रहा है? हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में सबको आने की अनुमति मिले, सीधा सा फंडा है, इतना दिमाग में मत रखो। ठीक, अब क्या है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान। पहला क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4, राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। पॉइंट समझ में आया? क्या एक्सप्लेन करूं? हाँ, क्या बोला उसने? राज्य के पास क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक, जो क्या हो सकते हैं? किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। क्या आप कह सकते हो इनको स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हो? ये किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? योजनाएं हो लो या रिजर्वेशन बोल लो, है ना? स्पेशल राइट्स आप देख सकते हो, तो रिजर्वेशन ही आएगा मेन। तो यहाँ पे योजनाएं तो आप वैसे भी सबके लिए बना ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 29, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आपके पास क्या अधिकार है? अनुच्छेद 29 ये बोलता है कि भारत में रहने वाले, किसी भी भाग में रहने वाले उसके नागरिक क्या है? उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को क्या रख सकता है? सुरक्षित रख सकता है। कोई आपसे जोर जबरदस्ती करके वो नहीं कर सकता। क्या? इन चीजों को खत्म नहीं करवा सकता। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्ध संबंधी हितों को अभिवृद्धि, मतलब उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये अपने डीपीएसपी आ गए, 46 आ गया ना? ठीक है, तो उसमें फिक्स हो गया वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्ग। तो हम ओबीसी बोल सकते हैं या और कोई पिछड़ा वर्ग बोल लो जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि करना, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 350 का क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, अनुच्छेद 350 ने क्या बोला? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना। ठीक, रिवाइज कराओ, बड़े आगे तुमको याद हो रहे हैं? यू पूछ रही, याद हो रहे? देखो, इस क्लास का मेन फंडा यही है कि तुमको ये चीज यही याद हो जाए, ताकि तुमको घर जाके याद नहीं करना पड़े। ठीक, तो थोड़ा सा कंट्रोल है, ये तो और थोड़ा सा खुल के बोला जाता है। मेरा मेन मुद्दा यही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं यही याद करवा दूंगी, तो अगर नहीं हो तो फिर अपन रिवाइज मारे। हो गया याद? बढ़ू आगे? अब क्या है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रभाव। एक चीज पूछाओ यार, बोर तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है? जी सब तो तुम लोगों के चेहरे दिख रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बोलो। हाँ, समझ में आ रहा है? मेन मुद्दा ये है कि जो अपन चाह रहे हैं कि तुमको याद हो जाए। कमिटी तो याद हो गई, रट गई ना?
और वो कौन सा आयोग था, फीवर आयोग कब बना था? 73 में बना था, उसी समय बात प्रोजेक्ट भी आया था। ठीक है, अब आर्थिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 244 क्या बोल रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, या इनका किस हिसाब से, इन क्षेत्रों में जहां पर ये लोग रहते हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 244। देखो अभी लास्ट वाली प्री में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इस वाले उससे नहीं आए ना, आर्टिकल का पूछा कुछ, ठीक, तो पूछ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकता है ना, पूछ सकता है। ठीक, तो कौन सा हो गया? अनुच्छेद 244 क्या बता रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। अब अनुच्छेद 275 या 275 क्या बोल रहा है? संविधान की 5वीं व 6वीं अनुसूचियों के अधीन आवृत विशेषकृत राज्य SC ST को अनुदान सहायता। ठीक है, इसके अंदर वो दिया हुआ है ना 5वीं और 6वीं में। 5वीं में तो वो दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान वाली चीज, और इसमें पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स दी हुई है, वो मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, नागालैंड, मेघालय नहीं, मणिपुर है। मणिपुर, ठीक, और एक और। ठीक है, तो उसका दिया हुआ है, तो उसके अंदर के तहत क्या दिया है कि अनुदान सहायता। तो ये वाला आर्टिकल क्या बोल रहा है कि इन दोनों अनुसूचियों के तहत किसको, SC या ST को अनुदान की सहायता दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? और 244 क्या बता रहा है? प्रशासन। और 350 का क्या बता रहा है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मात्र प्राथमिक। हुआ है यार, आगे बढ़े। अब सेवा नियोजन संबंधित प्रावधान, मतलब आपको 16 वही गवर्नमेंट जॉब्स या उसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 16(4) क राज्य को अनुसूचित जाति जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब उनको रोकेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे बात क्या आ गई, वही रिजर्वेशन वाली बात आ गई कि अगर राज्य को ये लगता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं उनका क्या है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या करेगी, रिजर्वेशन देगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(4) क के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 16(4) ख क्या बोल रहा है? राज्य को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क, मतलब ये ऊपर वाला आर्टिकल के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। अगर उस साल वो भर्ती क्या नहीं हुई है, जगह फुल नहीं हुई है, तो आप उसको क्या नहीं करोगे, किसी और को नहीं दोगे, वो आने वाले वर्षों में क्या करोगे, उसको उधर ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब वो सीट आपने क्या कर दी, पर्टिकुलर उस कास्ट के लिए, SC या ST के लिए क्या कर दी आपने, फिक्स कर दी। आप ये नहीं कर सकते कि वो आप किसी और को अलॉट कर दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? अनुच्छेद 335 क्या बोल रहा है? राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 335 हुआ याद? एक कौन सा है? एक है आर्टिकल 16(4) क, क्या बोल रहा है ये? रिजर्वेशन की बात कर रहा है, किस किस को, SC और ST को। ठीक है, फिर 16(4) ख ये क्या बोल रहा है? रिजर्वेशन उनके लिए अगर फिक्स किया तो वो उन्हीं को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आने वाले समय में उस रिक्ति को उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा, ऐसा नहीं कि आप किसी और को सीट दे दो।
ठीक है। और अनुच्छेद 335 बोल रहा है राजनीतिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान। अब इसके अंदर क्या क्या है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हो रहा है?